Hello, dear students. Today, the lecture is in continuation to my earlier video lecture on atomic structure, wherein we had detailed discussion about how to write the electronic configuration of an atom. And finally, we have found that the Abbaugh principle, the Hund's rule, and the Pauli's exclusion principle govern the writing of electronic configuration in NLX notation. All these details we have learned earlier. Now we have to discuss something more about electronic configuration. And the topic today is writing electronic configuration in terms of what is known as box structure. आज के वीडियो में मैं अपने पुराने वीडियो लेक्चर के क्रम में पुनः कुछ और बताना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरा पुराना वीडियो लेक्चर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है और जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत या नियम हैं जिनका भी हमने डिटेल्ड विस्तृत अध्ययन किया है। और ये नियम हैं अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हुंस रूल। अब आगे हम और अध्ययन करेंगे जिसको कि परमाणु संरचना की बॉक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। बॉक्स स्ट्रक्चर लिखने की अनिवार्यता क्या है, क्या उससे लाभ है और बॉक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे विवरण और हम आज लिखेंगे, देखेंगे और उसको हम लिखना सीखेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है, बॉक्स स्ट्रक्चर हम लोग लिखते थे NLX नोटेशन, थ्रू NLX नोटेशन। अब ये NLX नोटेशन क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बताया है, N denotes the principal quantum number, यानी आखिरी कक्ष की संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आखिरी ऑर्बिट की संख्या n से दर्शाई जाती है। L सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर को दर्शाता है और X प्रत्येक कक्ष और उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हैं ये बताता है। X denotes the number of electrons in a particular subshell. लेकिन हमें, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, NLX नोटेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर का ज्ञान तो हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का स्टेटस किस प्रकार से किस क्वांटम नंबर के अनुसार किस शेल और सब शेल में है, ये हमें पता लग जाता है और हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं। लेकिन हमें ज्ञात है कि दो और क्वांटम नंबर्स होते हैं। वन इज नोन एज चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और दूसरा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, घूर्णन क्वांटम संख्या। इसका भी जानकारी हमारे लिए जरूरी है, इसको भी ज्ञान। We must also know about the status of an electron with all the four quantum numbers. इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति परमाणु में चारों क्वांटम नंबर जब ज्ञात हो जाए तभी जानी जा सकती है। इसलिए ये दो क्वांटम नंबर भी
हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताना जरूरी होता है। और ये कैसे हम लोग करते हैं? एक चित्रण के द्वारा, थ्रू ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक चित्र बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जिसको कि हम प्रायः बॉक्स स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन दे देता है इलेक्ट्रॉन का, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति को बॉक्स स्ट्रक्चर के द्वारा जाना जा सकता है। नहीं, बॉक्स स्ट्रक्चर चारों क्वांटम नंबर की जानकारी तो देते ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी जानकारियां हमको सुलभ हो जाती है। बॉक्स स्ट्रक्चर अगर हमें ज्ञात है, हम बना ले, बॉक्स स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दें, तो हमें और भी जानकारियां पता लगती हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आखिरी कक्ष में होता है, परमाणु के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि रासायनिक संयोग में भाग लेंगे, उनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरे शेल्स और सब शेल्स हैं, उनके एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर का भी चित्रण हो जाता है। SPDF सब शेल होते हैं, और 0, 1, 2 और 3 क्वांटम नंबर प्रायः इनकी है रिलेटिवली, और इसको हम किस प्रकार से उसका एनर्जी लेवल हम बता सकते हैं, ये बॉक्स स्ट्रक्चर में पता लगता है। Not only this, we come to know about the magnetic property of the atom or of the element. एटम में उसके चुंबकीय गुण कैसे हैं, जैसा कि हमको मालूम है, इट में बी पैरामैग्नेटिक और इट में बी डायमैग्नेटिक। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकता है या अप्रभावित रहता है। यदि कोई भी तत्व का या परमाणु चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहता है, उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता, तो उसको हम बोलते हैं ये डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु अपने को एडजस्ट कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र से लाइन हो जाता है, तो या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में हम और अधिक विस्तृत विवरण कुछ समय बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक आइडिया, एक थोड़ा सा ज्ञान इसका हमें अभी अनिवार्य हो गया है, क्योंकि बॉक्स स्ट्रक्चर से हम बड़ी आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता लगा लेते हैं। whether the atom is diamagnetic or paramagnetic, or the element is diamagnetic or paramagnetic, और hybridization, संकरण, ऑर्बिटल्स, हम आगे देखेंगे कि ऑर्बिटल्स, इनकी इक्विवेलेंट एनर्जीज होती हैं, मिलती जुलती एनर्जी वाले ऑर्बिटल एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं समाहित हो जाना, घुल मिल जाना, होमोजीनियस हो जाना। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिब्रिडाइजेशन। और ये हिब्रिडाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो भी बॉक्स स्ट्रक्चर के द्वारा जानी जा सकती है। तो आज का जो टॉपिक है, that is representation of electronic configuration of atoms as box structure. बॉक्स स्ट्रक्चर के रूप में परमाणु की संरचना कैसे लिखी जाए। हम अभी सीख चुके हैं कि बॉक्स स्ट्रक्चर की अनिवार्यता क्या है, एंड नॉट ओनली दिस, इसके आगे हम थोड़ा आज ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयन के परमाणु संरचना के बारे में भी हम सीख सकते हैं। आयंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक आइडिया तो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। There may be a negative ion, there may be a positive ion. Positive ion is known as cation and negative ion is known as anion. So, box structure to represent the electron in different orbitals कैसे बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बॉक्सेस में दर्शाता है।
और इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाए जाते हैं? तीर के द्वारा, एरोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स और एरोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। और हम पढ़ चुके हैं कि चौथा क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। अपनी ही धुरी में इलेक्ट्रॉन का घूमना, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। और स्पिनिंग के कारण भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्रभावित होता है। तो चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये हमें पता लगाना पड़ता है अपने ही कक्ष, अपने ही अक्ष में, अपनी एक्सिस में। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं? नंबर के द्वारा नहीं, बल्कि तीर के द्वारा। अपवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नीचे अगर तीर है, नीचे की ओर दर्शाया है तीर, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस डायग्राम में, चित्रण में हम क्या करते हैं? बॉक्सेस को बनाते हैं। और बॉक्सेस क्या है? बॉक्सेस आर नथिंग बट स्क्वायर्स। इट मे बी रेक्टेंगल्स, इट कैन बी इवन ए सर्किल और जस्ट सिंपल लाइन, छोटी हॉरिजॉन्टल रेखा या वर्ग या रेक्टेंगल, आयताकार चित्रण, जिसमें कि हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, या एक सर्किल के रूप में भी बताते हैं। अब ये हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कुछ तत्वों के बॉक्स स्ट्रक्चर दिए गए हैं। शुरू के 10 तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। बड़े कॉमन एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 1 to 10। लेकिन इसमें बॉक्स स्ट्रक्चर NLX नोटेशन, हाइड्रोजन का तो NLX नोटेशन में हमने पढ़ा है, इट इज 1s1। लेकिन उसी को बॉक्स स्ट्रक्चर में अगर हम बताएं तो हम क्या लिखेंगे? एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। बॉक्स मीन्स एक स्क्वायर बना दिया, या रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। और उसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा नहीं बना। कुंड्स रूल के अनुसार युग्मित हो सकता है, लेकिन युग्मित कैसे होता है? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता रहेगा। लेकिन हीलियम NLX नोटेशन 1s2 है, एटॉमिक नंबर 2 है। पूरा विवरण मिल गया N और L का। N is 1, L is 0, S सबशेल। और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूम रहे हैं, उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये सारा विवरण यहाँ पता लगता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऊपर के तीर से दर्शाया जाता है, और उसी के पास दूसरा एक नीचे की ओर पॉइंट करता हुआ तीर है, दैट इज नोन एज एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन NLX में स्पष्ट है, हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। एटॉमिक नंबर 3 है, इट इज 1s2। तो बॉक्स में उसको हमने ऐसे दर्शाया। और 2s1 सेकेंड सबशेल का जो बॉक्स है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे इसी क्रम में बनाए गए हैं और ये बॉक्स स्ट्रक्चर में दर्शाया गया है। अब आप देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 और
कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? NS2 नोटेशन, NLX नोटेशन में इट इज 1s2 2s2 2px1 2py1। मतलब ये कि दो s सबशेल हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन हैं अपोजिट स्पिन के हैं, युग्मित है। अब हम यहाँ पर 1s भी लिख सकते हैं, बट इट गोज विदाउट टेलिंग दैट फर्स्ट इज 1s, दूसरा भी युग्मित है 2s, और फिर उसके बाद p सबशेल है। p सबशेल ये रेक्टेंगल में दर्शाया गया है, लेकिन p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। तो अब इसको, इस सबशेल को हमने 3 कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, 3 छोटे 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 बॉक्सेस में बांट दिया, इसके 3 हिस्से कर दिए। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन समाहित होना है, तो हुम्स रूल के अनुसार ये अयुग्मित रहेगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हर ऑर्बिटल में और तीसरा खाली रहेगा। तो इट इज 2px1 2py1। और जैसा कि हमको थोड़ा आइडिया है, ज्ञान है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, उसकी वैलेंसी 2 है। लेकिन कार्बन एक विशेष स्टेटस, विशेष पीरियोडिक टेबल में विशेष स्थिति है इसकी, छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना तो ज्यादा है ना कम है, और भी कई बातें हैं। इसके आधार पर एक प्रक्रिया होती है, एक फिनोमिनन होता है, एक घटना होती है, जिसको हम बोलते हैं हिब्रिडाइजेशन। और ये पूरा विवरण हम आगे पढ़ेंगे। हिब्रिडाइजेशन के कारण इसकी संयोजकता 4 हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से ये खाली ऑर्बिट में चला जाता है 2pz में, तब 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वैलेंसी इसकी 4 हो गई। वेल, दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट टेट्रावैलेंट कार्बन एटम। ये संक्षिप्त में हमने इसको चर्चा की है, विवरण नहीं बता रहे। डिटेल्ड डिस्कशन वी शैल टेक अप while taking up organic chemistry. When we start organic chemistry, our chemistry will start with the tetravalency of carbon and hybridization, etc. Similarly, nitrogen, NLX notation में तो हमने बड़ी आसानी से लिख लिया, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब हर एक में x, y और z ऑर्बिटल हैं, इसमें एक 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 इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों जाएगा? इट इज अकॉर्डिंग टू हम्स रूल। खाली ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब देखिए, दिस इज 1s बॉक्स के द्वारा, दिस इज 2s, एंड फाइनली 2p ऑर्बिटल हैज गॉट 3, 2p सबशेल हैज गॉट 3 ऑर्बिटल्स, px, py, pz, और हर एक में एरो के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मींस ऑल आर अंडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। इनका स्पिन क्वांटम नंबर +½ है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पता लग जाता है। अभी थोड़ी देर में मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी चर्चा करूंगा, और एक संकेत तो मैं दे ही चुका हूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय गुण है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है, एक्स डायरेक्शन में घूम रहा है या वाई डायरेक्शन में घूम रहा है या जेड डायरेक्शन। और एक्चुअली होता क्या है, ये लगातार एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लेकिन ये डायरेक्शन टम्बल करते हैं, एक तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वगैरह ये बन जाता है। ये डिटेल तो हमें मालूम है और हम आगे और सीखेंगे। सिमिलरली, तो यहाँ पर
ये आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो गई? 3। नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट, संयोजकता नाइट्रोजन की 3 है, और इसीलिए नाइट्रोजन एक कंपाउंड बनाता है एमोनिया NH3, और जितने भी कंपाउंड हम अध्ययन करते हैं हर एक में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट। ऑक्सीजन इसी प्रकार से 2px2, 2py1, 2pz1, और 1s और 2s तो भरा हुआ है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और p सबशेल में भी x ऑर्बिटल युग्मित है, y और z अधूरा, एक इलेक्ट्रॉन। Therefore, the valency of oxygen is 2. So now we have got an idea how the valency can be easily identified or determined by writing the electronic configuration in box structure and also its paramagnetic nature or diamagnetic. युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, अयुग्मित है तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो और देखिए नियॉन, नियॉन तो एक उदासीन गैस है, इसमें जितने भी शेल्स और सबशेल हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, हर एक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz. So that gives us an idea about the utility of box structure and how to draw out the box structure, what is the use of box structure. और इतना ही नहीं, बॉक्स स्ट्रक्चर के द्वारा हम शेल्स और सब शेल्स ऊर्जा स्तर को भी डिटरमिन कर सकते हैं, को भी हम समझ सकते हैं क्या अंतर है ऊर्जा स्तर में। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, ऑफ कोर्स दीज आर अगेन बॉक्स स्ट्रक्चर, और ये भी हाइड्रोजन टू नियॉन तक है, उसी प्रकार की संरचना है, लेकिन एनर्जी लेवल भी दर्शाए गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में 1s लोवेस्ट इन एनर्जी, 1s की ऊर्जा स्तर सबसे कम है, इसलिए हमने 1s लिखा, और एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स वेरी सिंपल। उससे ज्यादा एनर्जी ऊर्जा स्तर 2s की होती है, और उससे भी ज्यादा 2p की है। लेकिन कृपया ध्यान दें, प्लीज नोट दैट the energy levels of 2s and 2p are similar. There is not much difference. अंतर तो है, 2p is slightly higher than 2s, लेकिन फिर भी काफी मिलती जुलती है, और इसीलिए आप देखिए 2p को हमने अलग नहीं किया, 2s से जोड़ करके बॉक्स स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल दर्शाने के लिए हमने यहां से लिया, एनी पॉइंट इन बिटवीन, यहाँ एनर्जी लेवल बराबर है, और ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं बॉक्स स्ट्रक्चर में, उसी को ऊर्जा स्तर के आधार पर दर्शाया गया है। युग्मित हैं, ये सारे हम पहले उसी तरह से किए, बट दिस इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉक्स स्ट्रक्चर showing energy diagrams of S and P orbitals. Mind it, S and P orbitals from hydrogen to neon. और इस तरह से हम और भी बना सकते हैं, देखें कैसे ये होता है। Now we shall get an idea about electronic configuration of ions. एटम्स का तो हमने बॉक्स स्ट्रक्चर में बना दिया, लेकिन आयंस को हम कैसे बनाएंगे? आयंस का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि हमको मालूम है, आयंस आर फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
ए न्यूट्रल एटम। उदासीन परमाणु से कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, कुछ परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है? ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। और वह विशेषता होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दें, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा कम हो, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहे जाते हैं। प्राय ये पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ स्थित हैं, 1s और 2s ऑर्बिटल, 2s ग्रुप, s ग्रुप में 1s एंड 2s। और जो दाहिनी ओर स्थित हैं, एक्सट्रीम राइट, मूविंग फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और 18 तो खैर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला है, उसके सारे शेल्स सब सेल्स भरे हुए हैं। 17th हैज गॉट द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, दे बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, इनको कि हम एनायन बोलते हैं। Cations are positively charged. Why? Because they have lost available. They have lost electron easily. और इनका भी कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना आना चाहिए बॉक्स स्ट्रक्चर में। इनके लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हमें बॉक्स संरचना बनाना जरूरी होता है। और क्योंकि हमें चारों क्वांटम नंबर की जानकारी होना चाहिए, then we say that is a complete electronic configuration. It gives complete status of the electron in an ion or an atom. और चाहे आयन हो चाहे एटम हो, सिद्धांत वही है। We follow Above principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल अप होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है या प्राप्त करना है, तो उसमें भी एक तरीका है, एक क्रम है। लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो वो पहले, अगर उसमें पी ऑर्बिटल है तो पी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी नहीं है, केवल एस है, तो एस का इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाएगा, इट विल गेट आउट। एंड देन व्हाट विल हैपन? एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इट विल टर्न इनटू ए कैटायन। और डी ऑर्बिटल्स भी इसी प्रकार से, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, रिमूव करना है, तो डी ऑर्बिटल से सबसे बाद में जाएगा, बाद में निकलता है और या जुड़ता है। It should be kept in mind that the removal or addition of electron to the outermost orbit of a neutral atom depends upon its electropositive nature of the concerned element. Electropositive या electronegative. Usually, मैं बता चुका हूं, it is easy to knock out electron or electrons from group 1 and group 2 elements, while p block elements have a tendency to add up electrons during the course of a chemical reaction. देखिए, रासायनिक क्रिया में ही बंध बनता है, अपने आप कुछ नहीं होगा। एटम हैज टू बी एक्साइटेड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, और तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जुड़ेगा, बंध बनेगा। कैसे बनेगा? ए नंबर बॉन्ड्स आर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। ये सब हम आगे पढ़ेंगे और इसके पूरा विवरण भी सीखेंगे, लेकिन ये रासायनिक क्रिया के दौरान में ही होता है और बंध बनता है। Now, let us have an idea about the electronic configuration of cations. अब जैसा कि हमको मालूम है, हम दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन NLX नोटेशन में 1s2, 2s2,
2p6 3s1 है। और ये बंद बनने का कारण क्या है? कारण ये है कि एटम टेंड्स टू गेन स्टेबिलिटी। एटम अपने उदासीन संरचना को प्राप्त करने की प्रवृत्ति में है। और उदासीन संरचना कैसे प्राप्त करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा उसमें, कोई पास का जो उदासीन तत्व है उसकी संरचना मिल जाएगी, या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर p ऑर्बिटल है तो p पहले जाएगा, p से इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। p नहीं है तो s से जाएगा, अगर s में इलेक्ट्रॉन है। so in case of sodium we find it is 1s2 2s2 2p6 3s1। so s से एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब ये नॉकआउट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा जो कि नियॉन 10 का है। और वो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 नियॉन 10 है 10। लेकिन तब उदासीन तत्व नहीं रह गया, उदासीन परमाणु नहीं रह गया, ये आयन के रूप में परिवर्तित होगा। ये बंध बना है, किसी दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है, दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है, बंध बना है। उसी प्रकार कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम 4s2, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 इज आर्गन, आर्गन की संरचना हो जाएगी Ar18। तो और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, लास्ट ऑर्बिट के विभिन्न कक्षों से इलेक्ट्रॉन या तो निकलते हैं या जुड़ते हैं आयन निर्माण की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर तो 4s है, p तो है ही नहीं, so it is this s structure। So that is what I have given here। It is noteworthy that in this case last orbit is the 4th orbit, n is equal to 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, लास्ट ऑर्बिट ये हुआ आखिरी कक्ष, where only s subshell is completely filled up with 2 electrons and p subshells are empty। उसको लिखा नहीं है, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं 4p0, no point in writing 4p0, we write 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉन 4s से चला जाएगा और तब संरचना Ar18 की बनेगी। So Ca2 has a configuration that of argon। इसी प्रकार से anion, how anions are formed, और जैसा कि मैंने अभी बताया anions are formed by gain of electron। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा किस परमाणु में? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें ये टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन खींच ले, they tend to pull electron towards their own shells or subshells so that they gain inert gas configuration। Chlorine is a very good example। Chlorine is highly electronegative और एटॉमिक नंबर 17 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 5 इलेक्ट्रॉन है p सबशेल, और p में होते कितने हैं? मैक्सिमम 6, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये इसमें जुड़ जाए, प्राप्त हो जाए, इसको एड अप हो जाए, तो ये p6 हो जाएगा, and then that will get a configuration of argon 18, inert gas की configuration हो जाएगा। लेकिन it cannot be regarded as a neutral atom। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ये न्यूट्रल एटम इसको हम नहीं कहते, हम कहते हैं ये एनायन हो गया। एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव हुआ। So the configuration of chloride ion is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, and this is isoelectronic with argon 18। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम
इलेक्ट्रॉन विन्यास, आर्गन का जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन वही है इसका। और ये Ca2+ से भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Ca2+ का भी अभी हमने देखा आर्गन 18 है। अब सल्फर से एक आयन बनता है सल्फाइड, इसमें 2 नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 3p4 है। तो p ऑर्बिटल से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना सरल नहीं होता। रादर इट हैज ए टेंडेंसी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, it has a tendency to attract electron, to pull electron during the course of a reaction. और दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, it gets 2 negative charge and the configuration is that of argon. इसी तरह से फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड एक्सेट्रा का लिखा जाता है। और ये आयन फॉर्मेशन बॉक्स स्ट्रक्चर में हम बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं। हमने देखा कि आर्गन का बॉक्स स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, नियॉन का कैसे लिखा जाता है। We can write it. Show the electrons, filling up of the electrons in form of arrows in our diagram, box diagram. And now, this is not the end of an ion. There are so many other anions, such as sulfate, carbonate, nitrate, manganate, permanganate, oxalate. These are known as complex anions. इनकी संरचना हम परमाणु से बने हुए रूप में नहीं बता सकते, इनका कॉम्प्लेक्सेशन होता है। कैसे होता है, क्या है, ये सारे डिटेल हम आगे जब एक दूसरा चैप्टर है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स, उसमें हम सीखेंगे। नाउ let us have an idea about the electronic configuration of transition metals. Sankaran dhatu, transition metal, in between. Group 3 to group 12, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जितने भी तत्व दर्शाए गए हैं उनके डी सबशेल प्रायः भरे रहते हैं, एक एक करके भरते जाते हैं। लेकिन उसके पहले हमने ये टिपिकल बिहेवियर ऑफ बाउ प्रिंसिपल के केस में पढ़ा है कि NH2 पहले भरेगा, लास्ट टर्म 4s2 and then 3. So the orbitals of the last orbit remain empty, hence following same rule as removal of electron or the other atoms, the s electrons are removed first. वही नियम है, लास्ट ऑर्बिट के s इलेक्ट्रॉन से s सबशेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ns इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद n-1 d ऑर्बिटल से जाएगा। अब थोड़ा जरा ध्यान देना है, certain complexity in case of the electronic configuration of copper, chromium amongst transition metals. Transition metal में हमने देखा कि कुछ विशेषता है उनके कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे आप बाउ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, 3s, 3p, 4s, then 3d and then 4p. 4s पहले भरेगा तब 3d भरेगा, that is the typicality. Now इसके अनुसार जब हम आप बाउ प्रिंसिपल लगाते हैं, इसके अनुसार फिर से सुन लीजिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. 4s पहले भरेगा 3d और तब 4p भरेगा। तो जब हम ये संरचना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जिसका कि एटॉमिक नंबर 29 है, वो इस प्रकार से है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. It's the configuration. D9 होना चाहिए, मतलब ये
कि डी सबशेल में 9 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसका हम बॉक्स स्ट्रक्चर बनाएं डी सबशेल का, तो उसमें 5 कंपार्टमेंट होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। इसमें से 4 तो युग्मित होंगे और आखिरी जो होगा एक, वो अयुग्मित होगा। इट शोज प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा। लिहाजा अगर अयुग्मित होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक चुंबकीय गुण होता है, दैट इज पैरामैग्नेटिक, कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर हम आयन देखें कॉपर का, तो क्यूप्रस आयन का स्ट्रक्चर होता है, इट इज Cu+, और इसका स्ट्रक्चर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, और आखिरी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s1 हो गया। अगर इसको हम सही मानते हैं, प्लीज नोट, इफ दिस इज करेक्ट एज पर अबव प्रिंसिपल, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि अबव प्रिंसिपल से ये होना चाहिए, और ये सही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक, और उसका आयन जो कि Cu+ कहा जाता है, Cu1 पॉजिटिव, दैट इज नोन एज क्यूप्रस आयन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी Q+ बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज आया और ये 4s1 हो जाएगा। तब अगर इसका हम बॉक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इट विल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक तो D9 वाला अभी जैसे इसमें है, और एक 4s1 है, 2 अनपेयर्ड, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन प्रयोगात्मक तत्व कुछ अलग कहते हैं। देयर आर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर। हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि Cu पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। Cu पॉजिटिव तो डायमैग्नेटिक है, तो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते ही नहीं, मतलब इसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लिहाजा ये अब जरूरी हो जाता है कि जो हमने ये संरचना कॉपर की बनाई है, इसमें कुछ सुधार किया जाए, और इसीलिए हम स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं? इट इज, हम ये कहते हैं कि G और S सबशेल की एनर्जी, अभी तक हमने यही कह के हमने अपने को समझा लिया है कि D और S सबशेल का एनर्जी लेवल करीब करीब बराबर है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन D9 से D10 में चला, 4s2 से D सबशेल में चला जाता है और 3d10 हो जाता है, और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड, फुल्ली फिल्ड orbitals, d orbitals are stable, or half filled d orbitals are stable. आधे भरे हुए d सबशेल या पूरे भरे हुए d सबशेल स्थायी होते हैं। ये हमने अभी तक सीखा है, लेकिन प्रयोगात्मक तत्व मैग्नेटिक बिहेवियर के द्वारा जो भी बॉक्स स्ट्रक्चर से हमने सीखा है, बना लेते हैं, ये भी इसको स्पष्ट करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, कृपया ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। जो हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो उसमें सुधार की आवश्यकता है, और उसको सुधार करके देखिए हमने ये फाइनल स्ट्रक्चर कॉपर का बना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, दैट इज द स्ट्रक्चर। अब देखें कि वेरिएबल चार्जेस ऑफ कॉपर है। ट्रांजिशन मेटल्स का क्या होता है? कई विशेषताएं हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कई विशेषताएं हैं, जिसका भी पूरा ब्यौरा तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये इस समय तो उसको टेकअप करना संभव नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, विशेषता है ट्रांजिशन मेटल की, दैट इज वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल चार्जेस। एक ही एटम है
किसी भी ट्रांजिशन मेटल का, लेकिन उसकी वैलेंसीज कई हो सकती है, जैसे कॉपर Cu+ अभी हम पढ़ रहे थे, दैट इज नोन एज क्यूप्रस आयन, और उसको हमने देखा है, हमने कि अगर जब हम 3d10 करके मानते हैं कॉपर की संरचना, तो जो 4s1 है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको U+ बन गया। तो इट इज, वी कैन से दैट इट इज 4s1 3d10। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनर्ट गैस का है। सिमिलरली अब Cu2 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन में क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर जो इसकी संरचना हो गई, इट इज 3d9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और निकल गया। नहीं, क्यूप्रस तो कैसे बना, एस सबशेल से आखिरी एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, लेकिन अब जब क्यूप्रिक आयन बनना है, वेरिएबल वैलेंसी है कॉपर की, ट्रांजिशन मेटल है, एक्चुअली हम आगे सीखेंगे, इट इज नॉट टू ट्रांजिशन, बट सिंस डी सबशेल्स आर फुल्ली filled, we call it as, we group it along with the transition, and now it is 3d9. 3d9 means it should be paramagnetic, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आयरन फेरस आयन होता है, फेरिक आयन होता है। आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, संरचना है Ar3d6 4s1। अब ये तो हम पिछली बार भी सीख चुके हैं कि इन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ के साथ हम नोबल गैस शॉर्ट नोटेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना पसंद करते हैं। Ar का कॉन्फ़िगरेशन पूरा फैला करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये माना जाता है उसके शेल्स और सबशेल्स सब होते हुए, और 3d6 4s2 है, दैट इज आयरन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, it will form Fe2+, and what is Fe2+? It is ferrous ion, और इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, ये और स्थायी हो जाता है, it is Ar3d5, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आखिर के निकल गए, and it is 3d5, half filled electrons are more stable, और इसीलिए फेरिक आयन ज्यादा स्थायी है, फेरस आयन स्थायी नहीं है। Ferrous has an easy tendency to get converted to ferric ion. Similarly, scandium पहला एलिमेंट है ट्रांजिशन मेटल, और एक ही इलेक्ट्रॉन है 4s2, तो it forms, it tends to lose s electron as well as d electron simultaneously. 3 electron निकल गए, gets the configuration of argon. Now here certain box structure of some transition metal ions, zinc, nickel, cobalt, titanium, chromium, etc. They are the common examples. अब इसमें आप देखिए, with reference to the noble gas shorthand notation, the electronic configuration has been represented. Zn30 ये configuration है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, it becomes 3d10. बॉक्स स्ट्रक्चर में कैसे लिखा, write it like this. D सबशेल लिखेंगे 4s के नीचे लिखा, और इसके साथ ही हम अगर Ar लिख देते हैं, तो ये माना जाता है कि जितने इसके शेल्स और सबशेल हैं और जितने ऊर्जा स्तर हैं, सब भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से, और ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देता है। उसको लिखने की अनिवार्यता नहीं समझी जाती, और इसीलिए हम कहते हैं दिस इज नोबल गैस शॉर्ट हैंड नोटेशन। लेकिन बॉक्स स्ट्रक्चर से ये बिल्कुल सरल हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबशेल में, D10 हैं, सब युग्मित हैं। तो क्या इसमें मैग्नेटिक टेंडेंसी कितनी होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये डायमैग्नेटिक,
चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होगा। दैट्स देयर, बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। और इसी तरह से निकेल 28 Ni2+, और इसका जब बॉक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो S सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d8। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अयुग्मित dx dy dz dx2 y2 dx2 z2, ये इसका नाम है ऑर्बिटल्स का। जैसे p ऑर्बिटल के लिए px py pz ओरिएंटेशन होता है, और अलग अलग दिशाओं में त्रिविम में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमना करते हैं स्ट्रक्चर से। लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो खुद ही टम्बल करती है, इट टम्बल्स विद इन द स्पेस। सो इन ए वे वी से some type of electron cloud is formed. कोबाल्ट 27 भी इसी प्रकार से बना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कोबाल्ट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकेल इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, which is more paramagnetic? Cobalt. टाइटेनियम AR के रेफरेंस में S सबशेल खाली है। क्रोमियम तो साहब it is typical, it forms so many variable ions, chromium 2, chromium 3, chromium 4, chromium 5, chromium 6, of course 4 5 are not very stable। और इससे भी ऊपर देखा जाए तो मैंगनीज होता है, जो कि ट्रांजिशन मेटल के बीच में। It shows all the valencies 1 to 7, manganese 1, manganese 2, manganese 3, 4, 5, 6 and 7। तो ये तो हम पूरा बेमरा ट्रांजिशन मेटल का अलग पढ़ेंगे, लेकिन so far as box structure is concerned, the structure is here। chromium 2 Ar3d4 हो गया, बॉक्स में ऐसे दिखाया। chromium 3 like this, chromium 6 this। So this provides us a very good idea about writing electronic configuration or figuring out electronic configuration such that all the 4 quantum numbers of an electron, along with its magnetic property and the valence bonding tendency, valency electrons, valence electrons, and hybridization, etc., are made available to us। इसके सारे डिटेल्स हम आगे और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको बॉक्स स्ट्रक्चर को लिखना, समझना, आयंस और मेटल्स का S ब्लॉक, P ब्लॉक, सबका स्ट्रक्चर वगैरह लिखना सही प्रकार से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लीज प्रैक्टिस इट, एंड मेनी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग। We shall be back soon with some other topic relating to atomic structure and certain other chapters. Thank you.